अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम लोग दरख्शा किताब से चैप्टर नंबर 33 चैप्टर नंबर 34 को पढ़ लेंगे। ठीक है नाजरीन, कौन कौन सी चैप्टर नंबर 33 और चैप्टर नंबर 34 को एक साथ पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि नाजरीन देख लीजिए, ये जो चैप्टर 33 चैप्टर 34 ये दोनों जो चैप्टर है, इसके मुसन्निफ, इसके राइटर यानी इसके लिखने वाले एक ही शख्स है। कौन है? परवीन शाकिर। ठीक है, परवीन शाकिर ने ही इन दोनों चैप्टर को लिखा था, इसलिए हम लोग एक वीडियो में ही दोनों चैप्टर के एक साथ पढ़ लेंगे बड़ी आसानी के साथ, बिल्कुल मुख्तसर वीडियो में। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, हम लोग इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ दोनों चैप्टर के एक साथ पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारे हमारे नौजवान भाई या बहनों को ये शिकायत रहती है कि वीडियो साफ़ नहीं दिखता है, यानी बोर्ड पर जो लिखा है वो साफ़ नहीं दिखता है। नाजरीन तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपके वीडियो में जो देखने की क्वालिटी होती है ना, उसको आप बढ़ा लीजिएगा, जा करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 360 डिग्री या 400 डिग्री तक आता है। अगर उसमें करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी तफसील के साथ यानी बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना होइए, बड़ी आसानी के साथ आपको सब दिख जाएगा। तो नाज़रीन आइए बिला ताखिर हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं। आज का जो सबक एक गज़ल है। क्या है? गज़ल किसे कहते हैं हम लोग इंशाल्लाह बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ यानी राइटर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मुसन्निफ के बारे में ज़्यादातर सवालात आते हैं, इसलिए उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। देख लीजिए, चैप्टर नंबर 33 चैप्टर नंबर 34 दोनों क्या है? गज़ल है। इसके मुसन्निफ देखते हैं, मुसन्निफ परवीन शाकिर। कौन है? परवीन शाकिर। पैदाइश 24 नवंबर 1952, 50 पर 2, 1952 को कराची पाकिस्तान में हुई थी। वालिद का नाम देखिए, वालिद सैयद साकिब हुसैन था। क्या? सैयद साकिब हुसैन था, जो एक शायर थे। क्या थे? शायर थे। और शाकिर तखल्लुस रखते थे। ये शाकिर तखल्लुस कौन रखते थे? इनके वालिद साहब। ये जो वालिद साहब थे, इनके वालिद साहब शाकिर तखल्लुस रखते थे। तो इसी मुनासिबत से यानी इसी निस्बत से परवीन शाकिर अपने नाम के आगे नाम के आखिर में क्या लिखती है? शाकिर लिखती है। नाम के आगे क्या लिखती है? शाकिर। ये शाकिर किस निस्बत से? इनके वालिद के नाम में शाकिर था, तो उसी वजह से वो अपने नाम में शाकिर लिखने लगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उनके असलाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार था। उनके असलाफ का वतन, असलाफ का मतलब होता है उनके ख़ानदान वाले, उनके बाप दादा कहाँ के रहने वाले थे? हिंदुस्तान के रहने वाले थे। लेकिन जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ ना, हिंदुस्तान जब बट गया 2 हिस्सों में, तो ये लोग, इनके वालिद लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में रहने लगे। वहीं पे परवीन शाकिर पैदा हुए थे। कहाँ पे? पाकिस्तान में पैदा हुए थे। देखिए, लहरिया सराय दरभंगा बिहार था, लेकिन बाद में पाकिस्तान चले गए। अब आगे देखते हैं। परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। ठीक है ना। उनके बाद रज़िया, क्या है? रज़िया गर्ल हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सर सैयद गर्ल कॉलेज से BA, क्या? BA। सर सैयद गर्ल कॉलेज से BA और कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया था। ठीक है ना। BA कहाँ से किया था? सर सैयद गर्ल कॉलेज से। MA कहाँ किया था? कहाँ से किया था? कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया था। उसके बाद देखते हैं 1971, कितना है? 1971 को PhD की डिग्री हासिल की थी। ठीक है ना। फिर बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या? मिनिस्ट्रेशन में MA किया था। MA किस में किया था? बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया था। ठीक है ना, MA किया था। उसके बाद देखते हैं अब्दुल्ला गर्ल कॉलेज। ठीक है ना। गर्ल कॉलेज में अंग्रेज़ी की लेक्चर 9 बरस तक रही, यानी अंग्रेज़ी के लेक्चर की हैसियत से यहाँ पे अब्दुल्ला गर्ल कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाई थी। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं खालाजाद भाई। कौन? खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से शादी हुई थी। खालाजाद भाई का मतलब होता खाला का लड़का, खाला का बेटा। ठीक है ना। खाला के बेटे जिसका नाम नसीर अली था, उनसे शादी हो गई थी। एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम सैयद मुराद अली था। क्या था? सैयद मुराद अली था। 1989 80 पर 9, 1989 में
तलाक हो गई थी, ठीक है ना। ये इनके साथ जो शादी हुई थी, खालाजाद भाई के साथ जो शादी हुई थी, तो 1989 में जाकर के तलाक हो गई थी। तलाक इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों का मिजाज आपस में नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। दोनों का मिजाज अलग अलग था, उनकी सोचने की फिक्र अलग थी, यानी सोचने का तरीका अलग था और इनके सोचने का तरीका अलग था। इसीलिए ये लोग का रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। एक बेटा हुआ था, यानी एक ही औलाद हुई थी कि थोड़े दिनों के बाद 1989 में जाकर के दोनों का इंतकाल हो गया, मतलब तलाक हो गई और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तलाक हो गए थे। उनका शेरी मजमुआ देखिए, शेरी मजमुआ खुशबू, क्या है खुशबू, 1977 में शाही हुआ था। कब? 1977 में शाही हुआ था। उसके बाद देखते हैं वफ़ात, देख लीजिए वफ़ात 26 दिसंबर 1994 को। कब? 1994 को इस्लाम आबाद के नज़दीक, इस्लाम आबाद के नज़दीक एक सड़क हादसे में हुई थी। कब? किसमें? एक सड़क हादसे में, इस्लाम आबाद यानी पाकिस्तान में एक सड़क हादसे में, क्या बोलते हैं, 26 दिसंबर 1994 को उनका इंतकाल हो गया था। और ये जो परवीन शाकिर जो है ना, इन्होंने मुकम्मल, एक मिनट आपको बता देते हैं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुकम्मल क्या बोलते हैं 42 साल ज़िंदगी जिए थे। कितने? यानी परवीन शाकिर की मुकम्मल ज़िंदगी कितने बरस की हुई थी? 42, यानी 40 पर 2, 42 साल की ज़िंदगी हुई थी, जिसमें 70 बरस तक उन्होंने शेर व शायरी की थी। कितने बरस तक? 27, ठीक है नाज़रीन, 27 बरस तक शेर व शायरी में गुजारे थे। समझ में आया? 42 बरस की उनकी ज़िंदगी हुई थी और 27 बरस तक उन्होंने शेर व शायरी की थी, और उन्होंने 15 बरस की उम्र से ही शेर व शायरी करना शुरू कर दिया था। कितने बरस से? 15 बरस से ही शेर व शायरी करना शुरू कर दिया था। और ये परवीन शाकिर जो थी ना, बेहद नरम खातून दिल थी, यानी उनका दिल बहुत ज़्यादा नरम था, ठीक है ना। तो हमदर्दी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। बहुत अच्छा खातून थी, बहुत अच्छी खातून थी, ठीक है ना। और आज का जो सबक, यानी जो मुसन्निफ़ है, एक खातून ही, आपको पता चल गया होगा कि परवीन शाकिर एक लड़की का नाम है, एक औरत का नाम है, ठीक है ना। तो आज के जो मुसन्निफ़ कौन है? एक औरत है जिसका नाम है परवीन शाकिर, ठीक है नाज़रीन। तो यहाँ तक आपको क्या बोलते हैं मुसन्निफ़ के बारे में कुछ मालूम हो गया, और मुसन्निफ़ के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब आइए हम लोग बिला ताखिर सबक की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सबक है एक गज़ल है। क्या है? गज़ल। गज़ल हम आपको बार बार बता चुके हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। अगर फिर आपको और अच्छी, यानी आपको और अच्छे तरीके से समझना है, बिल्कुल आसानी के साथ समझना है, तो आप पिछले चैप्टर को देखिएगा। पिछले चैप्टर कौन सा? 27 और 28, 27-28 चैप्टर को खोल के जब देखिएगा, वहाँ हमने बड़ी तफसील के साथ गज़ल को बताया। तो गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ होता है, तो काफ़िया और रदीफ़ किसे कहा जाता है, गज़ल के पहले शेर आखिरी शेर को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ तफसील के साथ बताया है। अगर हम यहाँ तफसील के साथ बताना चाहे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को, बिल्कुल शॉर्ट के साथ, मुख्तसर के साथ हम आपको बता देते हैं गज़ल किसे कहते हैं। तो देख लीजिए नाज़रीन, गज़ल जो है अरबी का लफ्ज़ है। किर का लफ्ज़ है? अरबी का लफ्ज़ है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है। तो गज़ल का जो पहला शेर मतला होता है ना, उसमें आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ भी होते हैं। अब ये फिर आज का सबक जो पढ़ेंगे ना, हम आपको बता देंगे काफ़िया और रदीफ़ किसे कहा जाता है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए तो आपको बहुत कुछ मालूम चल गया गज़ल के हवाले से। गज़ल का पहला शेर मतला होता है और आखिरी शेर मक़ता होता है, और गज़ल में पहला शेर जो होता है उसमें आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो आइए एक शेर से हम लोग सबक की शुरुआत करते हैं, जो बहुत ही प्यारा शेर है। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है नाज़रीन। तो शेर है क्या? पानी को अभी कई मकाम बाकी है, पानी को अभी कई मकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है आपने सिर्फ मुट्ठी, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपने मुट्ठी भर ज़मीन नापी है मैट्रिक का इम्तिहान दे करके, अभी तो आपको पूरा आसमान नापना बाकी है, ठीक है नाज़रीन। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी से हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है ना। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन क्या बोलते हैं, कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। कहते हैं ना, मेहनत इस तरह खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। तो खामोशी के साथ मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी शोर मचाने लगेगी। तो आइए हम लोग सबक की शुरुआत बिला ताखीर करते हैं। यहाँ से देख लीजिए आपका सबक शुरू हो रहा है। हम लोग सबसे पहले 33 नंबर जो गज़ल है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल करके बैठ जाइए, हम एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे कि
गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अब देखिए ये पहला शेर है गज़ल का, इसको मतला कहा जाते हैं। अब देख लीजिए पहला शेर है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अब देखिए गुलाबों की तरह, अजाबों की तरह मिल रहे हैं ना, तो की तरह इसको रदीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गज़ल में रदीफ पाया जाता है। तो की तरह ये क्या है? रदीफ है। देखिए पहले लाइन में यानी पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में आ रहा ना की तरह, इसको रदीफ बोला जाता है। और इससे पहले वाला अल्फाज देखिए, गुलाबो और अजाबो, देखिए पहले शेर में भी आ रहा, दूसरे शेर में भी आ रहा, गुलाबो अजाबो, आवाज़ मिल रही ना, अल्फाज अगरचे अलग है लेकिन आवाज़ मिल रही है, गुलाबो ख्वाबो, इसी को हम काफिया बोला जाता है। ठीक है ना। तो गज़ल में रदीफ भी होता है, काफिया भी होता है, और गज़ल का पहला शेर मतला होता है और आखिरी शेर मक्ता होता है। तो अब हम लोग तर्जुमा करते हैं। कह रहे कि गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। कह रहे कि वो इंसान हमसे जुदा हो गया, वो इंसान हमसे दूर हो गया, जिनके चेहरे को देख करके हमारा दिल खिल जाता था, हमारा चेहरा खिल जाता था, यानी कि जिनके दीदार से मेरा चेहरा खिल जाता था, अब वो इंसान हमसे जुदा हो चुके हैं। अब उसकी याद मेरे दिल पर एक अजाब बन करके उतरेंगे। ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं, रात के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। करें कि मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह जल चुके हैं, अब मुझे राख के ढेर पे रात बसर करनी है। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा शेर देखिए, कह रहे हैं, साते दीद के आरिज है गुलाबी अब तक, अव्वलीन लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। कह रहे कि जिस तरह पहली मर्तबा हमने तेरे चेहरे को देखा था और तेरे चेहरे को देखकर मेरा चेहरा खिल गया था, अभी तक मैं उसी इंतज़ार में हूँ कि काश दोबारा तुम्हारे चेहरे को देखना मिल जाए, नसीब हो जाए और मेरा चेहरा खुशी से खिल जाए। ठीक है ना। उसके बाद चौथा शेर कह रहे हैं, गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मेरे रिश्ते हुए ज़ख्मों के हिसाबों की तरह। कह रहे कि तेरे घरों का गुलाब, तेरे घरों की खुशियाँ यानी घरों के गुलाबों को शुमार करना, गिनना बेहिसाब है, यानी गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और जिस तरह तेरे घरों की खुशी गिनना नामुमकिन है, इसी तरह मेरे जख्मों को गिनना नामुमकिन है। यानी तेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ है और मेरे पास दर्द ही दर्द है, गम ही गम है, तकलीफ ही तकलीफ है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। कह रहे याद तो होगी वह बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कह रही कि मेरी बातें तुझे याद है या नहीं है, या फिर तुमने अलमारी में मेरी बात को रख दिया है इस तरह जिस तरह एक इंसान किताबों को पढ़ने के बाद अलमारी में रख देता है। क्या तुमने मेरी यादों की इसी तरह अलमारी में बंद तो नहीं कर दिया? मेरी बातें याद है कि नहीं है? वो अपने महबूब से कह रही है। कौन? परवीन शाकिर। उसके बाद कह रहे हैं कि कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, क्योंकि तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। कह रहे कि कौन जानता है कि तू आने वाले साल में किसको दोस्त बनाए, क्यों? क्योंकि तेरा मेयार, तेरा मिजाज हर साल बदलता है स्कूल के निसाबों की तरह। निसाब का मतलब होता है हर साल स्कूल में ये निसाब बदलता है कि ये साल ये किताब पढ़ाई जाएगी, वो साल वो किताब पढ़ाई जाएगी, हर साल निसाब बदलता है। इसी तरह परवीन शाकिर अपने महबूब से कह रहे कि हर साल इसी तरह मिजाज बदलता है कि तू नए साल में किसको दोस्त बनाएगा, मुझे बनाएगा या नहीं बनाएगा मुझे पता नहीं है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। कहने की शौक हो जाती है अब भी तेरी आंखों की चमक, गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। कहने की अब भी तेरी आंखों में वही चमक है, जिस तरह चमक पहली बार हम लोग आपस में मिले थे, जिस तरह हम लोगों को एक दूसरे को देख के हम लोगों की आंखों की चमक यानी आंखों की रोशनी बढ़ गई थी, इसी तरह अब भी तेरे आंखों में वही चमक मौजूद है। ठीक है ना। अब आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए गज़ल का आखिरी शेर है। ठीक है ना। ये वाला आखिरी शेर है, इसको मक़ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक़ता कहा जाता है। कह रहे कि हिजर की शब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। ठीक है ना। कह रहे हिजर की शब यानी मेरी जुदाई की रातों में, मेरी तन्हाई की रातों में तेरी याद मुझे सताएगी, तेरी याद मुझे परेशान करेगी। ठीक है ना। यानी तेरी याद एक एक करके मेरे पास आएगी और मुझे परेशान करेगी, मुझे सताएगी। तो ये 33 नंबर गज़ल मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 34 नंबर गज़ल की तरफ। गज़ल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है ना। कह रहे कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। कह रहे जब बारिश होती है तो गुलाब जो होता है ना वो खिल जाता है। क्या हो जाता है? खिल जाता है। लेकिन थोड़े एक लम्हों के बाद यानी 1-2 घंटे के बाद वही फूल क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ज़रा सोचे बारिश भी कितनी अजीब चीज़ है। जब होती है फूलों की ज़िंदगी संवर जाती है और जैसे बारिश ख़त्म होती है फूलों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना।
जिस तरह एक इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई इसका महबूब, पसंदीदा महबूब आ जाए तो वो इंसान मुस्कुराने लगता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन जब वह इंसान उसको छोड़ करके चला जाता है फिर वो इंसान मुरझा जाता है, उस इंसान की ज़िंदगी में परेशानी और दुख ही दुख होता है ना। तो अब आगे देखते हैं करके बादल को क्या खबर है कि बारिश के चाह में कैसे बुलंदो बाला शजर हो गए। करके बेचारे बादल को क्या खबर है कि जब बारिश की चाह में, यानी बादल ये चाहता है कि बारिश हो जाए, बादल को क्या खबर कि बारिश की चाह में कैसे बुलंदो बाला शजर, शजर कहते दरख्त को, कैसे बुलंदो बाला दरख्त बर्बाद हो गए। बेचारे बादल को क्या खबर है। उसके बाद कह रहे कि जुगनों को दिन के वक्त परखने की जिद करे, हमारे बच्चे हमारे आहद के चालाक हो गए हैं। परवीन शाकिर कह रही है कि हमारे आहद के बच्चे यानी हमारे ज़माने के बच्चे बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होशियार हो गए हैं, इसलिए उसके सामने कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे उसकी मुस्तकबिल यानी उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए। उसके बाद कह रहे हैं कि लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज की शाह पे तिनके भी बेबाक हो गए हैं। करे कि बर्फ़ की घास हटा करके, यानी बर्फ़ की घास हटा करके क्या बोलते हैं, जब बर्फ़ की मतलब घास से जब बर्फ़ हटती है ना, जैसे ही सूरज की किरण बर्फ़ पे घास पे पड़ती है तो घास क्या होते हैं, लहराने लगती हैं। जैसे क्या बोलते हैं, जब बर्फ़ गिरती है घास पे तो घास क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, झुक जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण पड़ती है तो वह लहलहाने लगते हैं। इसी तरह अगर किसी इंसान को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, पैसे दौलत हो जाए तो वह इंसान अपनी औकात से ज़्यादा हवाओं में उड़ने लगता है ना। तो वही कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बस्ती में जितने आप गुज़िला थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। कह रहे कि परवीन शाकिर इस शेर में ये कहना चाहती है कि मेरे ताल्लुक़ में जितने लोग थे, मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्ते में जितने लोग थे, मेरे ऊपर मुसीबत आते ही सारे के सारे क्या हो गए, अपना रास्ता बदल लिए। जिस तरह दरिया में जो तैराक होता है, जो दरिया में कश्ती लेके घूमता है, जो नाव लेके घूमता है, तो जब दरिया का लहर आता है ना तो लहर को देखते ही वो लोग जो होते हैं ना, तैराक जो होते हैं ना, अपना रास्ता बदल लेते हैं ना। आप देखे होंगे दरिया में जो लोग कश्ती चलाते हैं, जब इधर समुद्र की लहर आती है तो वो लोग इधर अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो इसी तरह वो परवीन शाकिर कहती है मेरे रिश्ते में जितने लोग थे, ताल्लुक़ में जितने लोग थे, जैसे ही मुझ पर मुसीबत आई सारे के सारे लोग अपना रास्ता बदल लिए। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं सूरज दिमाग लोग भी अबलागे फ़िक्र में शबे जुल्फ़े फ़िराक के पेचाक हो गए। कह रहे कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों की उलझनों को सुलझाने के बजाय और भी उलझा देते हैं, यानी दूसरों की परेशानी को ख़त्म करने के बजाय उसकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में। ठीक है। तो आप देखिए आखिरी शेर है, इस शेर को मक्ता कहा जाता है। कह रहे जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई तो लहजे हुए शाम के नमनाक हो, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। कह रहे कि जब भी किसी गरीब शहर से मतलब शहर के किसी गरीब से मेरी बात होती है तो मेरी आंखें नमनाक हो जाती है, मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। मतलब ये कि जब मुझे गुजरी हुई दिनों की बातें याद आती हैं, यानी मुझे गरीबी की बातें याद आती है या फिर बचपन की बातें याद आती है तो मेरी आंखें क्या हो जाती है, नमनाक हो जाती है, मेरी आंखें भीग जाती है। तो नाज़रीन आपका ये सबक यहीं पे मुकम्मल हो गया। अब आइए हम लोग सवालात को हल कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ से देख लिए आपका मुख्तसर तरीन सवालात शुरू हो जाता है। तो देखिए पहला सवाल कह रहे हैं कि परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है। तो देख लीजिए परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है, 24 नवंबर 1952 को। ठीक है ना, 24 नवंबर 1952 को। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे। देख लीजिए कराची पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। तो देख लीजिए परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। क्या था, सैयद साकिब हुसैन। चौथा सवाल कह रहे हैं कि परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे। तो लिख लीजिएगा परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ पे, पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा सवाल करें कि परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई। देख लीजिए परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। कहाँ पे, घर पर हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया था। ठीक है ना। तो देख लीजिए उसके बाद परवीन शाकिर ने गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। कहाँ से, गर्ल हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। ठीक है ना। वहाँ पे देख लीजिए रज़िया गर्ल हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। ठीक है ना। छठा सवाल कह रहे हैं कि सातवां सवाल कह रहे हैं कि बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की। ठीक है ना। बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की। तो यहाँ पे देख लीजिए
बी सर सैयद गर्ल कॉलेज से BA की तालीम हासिल की। परवीन शाकिर ने सर सैयद गर्ल कॉलेज से BA की तालीम हासिल किए थे, ठीक है ना। उसके बाद 8वां सवाल कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में MA किया था। तो देख लीजिए, कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया था, ठीक है ना, और 1971 में PhD की भी डिग्री हासिल किए थे, ठीक है ना। अंग्रेजी में MA और क्या बोलते हैं, लिसानियात में PhD की डिग्री हासिल की थी। किसमें? लिसानियात में PhD की डिग्री हासिल किए थे। इस तरह से बता दीजिएगा, ठीक है ना, अंग्रेजी और लिसानियात में। उसके बाद सवाल नंबर 9 कह रहे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में MA किया था। तो देख लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, फिर बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया था। ये बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ये मतलब एक जगह का नाम है या फिर एक सब्जेक्ट है शायद। तो ये पढ़ाई कहाँ से किए थे? इसमें बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA कहाँ से किए थे? अमेरिका से किए थे। कहाँ से? अमेरिका से किए थे, ठीक है ना। उसके बाद मुख्तसर सवालात देख लीजिए। मुख्तसर सवालात करें कि परवीन शाकिर के सवाल पर 5 जुमले लिखिए। तो आप इसी में से लिख लीजिए। परवीन शाकिर 1952 को कराची पाकिस्तान पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। उनसे एक लड़का हुआ था जिनका नाम सैयद मुराद अली था। यानी इसी बोर्ड में से आप थोड़ा 5 जुमले बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 2 कहने कि अपनी याद से परवीन शाकिर का कोई एक शेर लिखिए। तो लिख लीजिएगा, बहुत रोया वो हमको याद करके। क्या लिखेगा? बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, ठीक है ना। या फिर ये जो 34 और 33 नंबर गज़ल है, इसी में से एक शेर लिख लीजिएगा। गज़ल का भी शेर लिख सकते हैं, यानी तो खाली शेर लिख सकते हैं, बहुत रोया वो हमको याद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके। बस हो गई बात खत्म। अब आगे देखते हैं, करे परवीन शाकिर की अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बताइए। तो लिखिएगा, परवीन शाकिर तालीम याफ्ता खातून थी, एक अच्छे और बड़े ओहदा पर फाइज थे। उनके शोहर सैयद नसीर अली से उनकी ताल्लुकात अच्छी नहीं रही। उसकी वजह से दोनों की मिजाज का फ़र्क था, इसलिए दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी बिगड़ती रही और आखिर में जा कर के 1979 में उन दोनों की तलाक हो गई, दोनों अलग हो गए, फिर अकेला ज़िंदगी जीने लगे। इस तरह से क्या कहिएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी का मतलब होता है मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी, ठीक है ना। मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी, जब दोनों की शादी हो गई थी, वो कैसे आपस में जी रहे थे उसके बारे में लिखना। तो लिख लीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो जाता है नाज़रीन। नहीं, उसके बाद एक सवाल और लास्ट वाला देख लीजिए। परवीन शाकिर की शायरी पर 5 जुमले लिख लीजिए। तो लिख लीजिएगा, परवीन शाकिर की शायरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लोग उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती थी, बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने अच्छे से सजा करके अपने शेर लिखा करती थी। इस तरह से तारीफ़ कर दीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है नाज़रीन। आपसे थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक से एक और नया से नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो पहुंचाने में, आप तक एक वीडियो बनाने में आपके लिए। तो इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।